तमाम अभ्यर्थियों से मैं आह्वान करता हूं, मेरे नौजवान साथियों, करो या मरो की लड़ाई लड़िए, आप आर पार की लड़ाई लड़िए। मैं वचन देता हूं, जहां आवाज दीजिएगा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। नई शिक्षक नियमावली पर कैबिनेट में मुहर लग चुकी है। एक तरफ सरकार इस नियमावली को बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, शिक्षकों के हित में बता रहे हैं, वहीं शिक्षक संगठन इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज हमारे साथ परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी सर हैं। इन्हीं मुद्दों पर सर से बातें करेंगे। सर, यह नियमावली जो आई है, इससे आप लोग कितना सहमत हैं? क्यों शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहे हैं? गांव में पहले होता था कि शादी विवाह जब होती थी तो उसमें लोग दलाली करते थे कुछ लोग, और क्या करते थे कि किसी बदसूरत लड़की जो किसी ढंग से काबिल नहीं होती थी, तो नाकाबिल लड़कियों की शादी करनी होती थी, तो अच्छा लड़का ढूंढ करके और उसको एक अच्छी लड़की दिखा दी जाती थी। मंगनी जो होती थी ना, तो एक अच्छी खूबसूरत लड़की से मंगनी करा दी जाती थी। तो मंगनी खूबसूरत से होती थी और सगाई जो होती थी वह बदसूरत से सगाई करा दी जाती थी। यही है नियमावली। अभी 1 महीना पहले, 15 दिन पहले तक शिक्षा मंत्री यह कह रहे थे कि राज्य में जो 9,222 नियोजन इकाइयां हैं, इन तमाम नियोजन इकाइयों को हम खत्म करेंगे। नियोजन इकाइयों का झंझट समाप्त हो जाएगा। जो राज्य में कार्यरत 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, इनको नियोजन इकाइयों की दास्ता से हम मुक्त कर देंगे। इनको जिला संवर्ग का हम बना देंगे, और इसके लिए 5 विभागों में मंजूरी के लिए फाइल भेजा गया। जल्दी में यह काम करा जाए, इसके लिए 5 शैडो फाइल तैयार किया गया। क्योंकि एक ही फाइल को अगर पंचायती राज में भेजा जाता, फिर वहां से वापस आता, तो फिर नगर विकास में जाता, फिर वापस आता, तो इसको वित्त विभाग में भेजा जाता, तो समय लगता। तो इन्होंने 5 शैडो फाइल तैयार किया और पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, वित्त विभाग, विधि विभाग, सामान्य प्रशासन, सभी को इन्होंने भेजा अप्रूवल के लिए। और उसमें प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई। शिक्षा मंत्री ने घोषणा भी कर दिया कि हम इस तमाम चीज को कैबिनेट में भेज दिए, नियमावली आ जाएगी। और अचानक से यह किस प्रकार की सेटिंग हुई कि एक नई नियमावली अपने अस्तित्व में आ गई। यह जो नई नियमावली आई है, यह मैं तकनीकी रूप से आपको बतला दूं, इस पर किन्हीं साथियों का ध्यान गया होगा या नहीं गया होगा। जो नई नियमावली आई है, यह नियमावली विशुद्ध रूप से एक नए कैडर की नियमावली है, अध्यापक संवर्ग। और ये एक अध्यापक संवर्ग ऐसा संवर्ग बनाया गया है जो संवर्ग नियोजित शिक्षकों के ऊपर शासन करने के लिए एक शासक वर्ग का कैडर बनाया गया है। तो इस कैडर को बनाने के लिए इनको पंचायती राज में फाइल भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके लिए नगर विकास में फाइल भेजने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह राज्यकर्मी होगा। तो राज्यकर्मी होगा तो फिर पंचायती राज और नगर विकास विभाग से इसको शिक्षक को क्या लेना देना है। तो यह जो मंगनी की जो रस्म अदायगी हो रही थी, वह किसी और के साथ सगाई होगी, किसी और के साथ। शिक्षक का पोस्ट लाजमी है। और इन्होंने बनाया अब क्या, अध्यापक संवर्ग। पहले कहा शिक्षा मित्र, उसके बाद कहा नियोजित शिक्षक, पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर शिक्षक, जिला परिषद शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, यह शिक्षक, वह शिक्षक, तमाम तरह का शिक्षक बनाया। उसके बाद में तब आपने कहा कि नहीं, अब हम जो है प्रधान शिक्षक बहाल करेंगे, हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक बहाल करेंगे। अब ये अध्यापक आ गया, ये अध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक, नगर शिक्षक, यह शिक्षक, अरे सब तो शिक्षक है ना, तो नाम काहे बदल रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं। इस कहानी के माध्यम से हम निश्चित रूप से इसको हम स्पष्ट कर देंगे। एक व्यक्ति था, तो उसको गांव में लोगों ने कहा था, नाम रख दिया छेदी। छेदी जो जहां मिले तो कहे छेदिया छेदिया। उसको बुरा लगे कि हमको लोग छेदी कहते हैं, तो वह कहा कि हम अपना नाम बदल देंगे। तो कहा कि नाम हमको बदलना है। तो लोग कहा तो नाम तुम कैसे बदल देगा। तो कहा कि नाम ऐसे नहीं बदलेगा तो हम धर्म बदल देंगे। तो वह जो है चला गया चर्च में और कहा जाकर वहां फादर को कि मैं धर्म बदलना चाहता हूं। पूछा कि क्यों। तो कहा कि हमको नाम बदलना है। तो वह जो हिंदू से मुसलमान ईसाई बन गया, और ईसाई बन गया तो कहा कि अब नया नामाकरण होगा। धर्मांतरण के साथ ही नाम भी बदल जाता है। तो कहा कि मेरा नाम बदल दीजिए। तो फादर ने पूछा तुम्हारा नाम क्या था। तो कहा कि मेरा नाम तो छेदी था। तो कहा कि तुम्हारा नाम आज से विलियम होल रहेगा। अब लोग उसको कहे विलियम होल होल होल।
तो लोग पूछा क्या रे होल क्या होता है, कहा होल मैंने छेद होता है, तो कहा कि छेदी से तो फिर होले रह गया। तो कहा कि नहीं अब हम क्रिश्चियन में नहीं रहेंगे, फिर नाम बदलेंगे हम। फिर नाम बदलने के लिए वो चला गया मौलाना के पास, कहा हम अब इस्लाम कबूल करेंगे, मेरा नाम बदल दीजिए। इस्लाम कबूल कर लिया। मौलाना ने पूछा तुम्हारा नाम क्या था, तो कहा कि मेरा नाम था विलियम होल। कहा कि अच्छा विलियम होल नाम था, तो आज से तुम्हारा नाम रहेगा सुराख अली। ये बिहार सरकार के रहनुमा माननीय शिक्षा मंत्री जी ये नाम बदल के छेदिया से विलियम होल और विलियम होल से आप जो है सुराख अली बनाना चाहते हैं। शिक्षक शिक्षक होता है, इसका ये तरह तरह का नाम दे करके पूरे समाज को आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं। यह केवल और केवल समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह की नियमावली लाई गई है। आखिर आपने जो वायदा किया था कि हम नियोजन इकाइयों की दासता से मुक्त करेंगे, क्या हुआ तुम्हारा वादा? तेजस्वी यादव जी को जवाब देना चाहिए। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट में हम 10 लाख रोजगार देंगे, और दूसरा काम उन्होंने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को हम समान काम का समान वेतन देंगे, इनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, इनको पुरानी पेंशन लागू करेंगे। तेजस्वी यादव जी आप भूल गए, इतनी जल्द आपकी यादाश्त कमजोर हो गई। अगर आपकी यादाश्त चली गई है तो आपका यादाश्त भी लौटा देंगे बिहार के नियोजित शिक्षक। अच्छा सर, नई नियमावली में जो STET पास किए हैं या सीटेट स्टेट जो पास किए हैं उनको इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार में यह शिक्षक नियमावली जो है वह तो एक नया कैडर बनाया गया कि अब हम इस कैडर में बहाल करेंगे। शिक्षा मंत्री जी ने कहा हम आकर्षक वेतनमान देंगे। हसीन सपने, मुंगेरी लाल का हसीन सपने दिखा रहे हैं आकर्षक वेतनमान का। तो ये इस नियमावली के तहत ये BPSC के माध्यम से बहाली करेंगे। हम शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं और उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहते हैं कि आखिर आप BPSC से माध्यम से बहाली क्यों करना चाहते हैं? BPSC आयोग परीक्षा क्या है या क्यों? परीक्षा जो ली जाती है तो एक मकसद होता है चयन करने का, दूसरा मकसद होता है छांटने का। पिछले दिनों आपने देखा है कि हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के पदों पर इन्होंने BPSC के माध्यम से परीक्षा आयोजित की कि हम BPSC के माध्यम से हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक बहाल करेंगे। रिक्तियों का आकलन किया गया तो लगभग 6000 रिक्तियां हुई। 6000 प्रधानाध्यापक इनको चाहिए थे। अभ्यर्थी जब इनको नहीं मिल रहे थे, इन्होंने ऐसा नियम बनाया कि अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे तो इन्होंने कहा कि निजी विद्यालय के शिक्षक भी इसमें शामिल होंगे, और निजी विद्यालय में DA भी और अन्य भी जो प्रतिष्ठित निजी विद्यालय हैं जहां पर कहा जाता है कि वहां के शिक्षक बहुत विद्वान होते हैं, वह तमाम शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, तो ऐसे तमाम ज्ञाता लोग भी उस परीक्षा में शामिल हुए। रिजल्ट आया, कितने लोग पास किए? 422 लोग पास किए। 12,000 लोगों ने आवेदन दिया और 400 लोग पास किए। क्या सारे के सारे शिक्षक नकारा थे? अगर सरकारी विद्यालय के शिक्षक नकारा थे तो निजी विद्यालय में जो पढ़ा रहे हैं जिनको आप टैलेंटेड मानते थे तो वो क्यों फेल कर गए? मतलब इससे नहीं होता है कि BPSC और UPSC और कोई चयन आयोग से मतलब नहीं होता। मतलब कि मंशा क्या है? आप बहाल करना चाहते हैं, लोगों के अभ्यर्थित्व को आप जो है नकारना चाहते हैं। आप केवल समाज को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं कि हम बहाली करना चाहते हैं और योग्य अभ्यर्थी हमको नहीं मिल रहे हैं ताकि इनको बहाल नहीं करना पड़े। तो बहाली से बचने के लिए ऐसा तमाशा हो रहा है। हम आपको दूसरा उदाहरण आपको देते हैं कि जो छठे चरण का नियोजन हुआ है, छठे चरण के नियोजन में इन्होंने रिक्तियां निकाली। तो जब रिक्ति निकाली सरकार तो कितनी रिक्तियां थी? 94,000 रिक्तियां हुई। 94,000 रिक्तियों के विरुद्ध इनके पास योग्य अभ्यर्थी TET उत्तीर्ण, सीटेट उत्तीर्ण योग्य अभ्यर्थी इनको नहीं मिले, जिसके कारण मात्र 42,000 पदों पर इनका नियोजन हुआ, जबकि ये सीधे नियुक्त कर रहे थे, कोई कंपटीशन नहीं था। तो शेष पद खाली रह गए। तो जितने पद हैं उतने इनको योग्य अभ्यर्थी राज्य के अंदर नहीं मिल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में फिर एक नए आयोग और फिर नई परीक्षा का ये क्या तमाशा है? ये अगर आप कह रहे हैं कि परीक्षा हम लेंगे, परीक्षा से योग्य शिक्षक आएंगे, हम इनको आकर्षक वेतनमान देंगे, तो हम पूछते हैं कि आप चयन करना चाहते हैं या छांटना चाहते हैं? अगर चयन करने का मकसद है तो जितनी रिक्तियां बिहार में बन रही है, यहां पर लगभग 3 लाख शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए, और इतने पदों पर बहाली के लिए इतने अभ्यर्थी नहीं होंगे बिहार के अंदर में। तो फिर आप ये आयोग और परीक्षा क्यों? केवल एकमात्र मकसद है कि ये परीक्षा लेंगे और अभ्यर्थियों को छांटेंगे कि हमारे पास ये टैलेंट ही नहीं है, जिसके कारण क्योंकि मंशा यदि हो, आप IIT किए हुए लोगों को ले आइए हमारे सामने में, जो IIT किए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े UPSC पास हैं, और उनको अगर हमको फेल कर देना है तो मैं फेल कर दूंगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ करके।
आप पूरा आइंस्टीन का थ्योरी पढ़ते रहिए, मैं पूछूंगा फूल कुमारी क्यों उदास रहने लगी, बताइए, है जवाब। आखिर छांटना हो तो कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछकर किसी को डिमोरलाइज किया जा सकता है। तो यह सरकार यहाँ के प्रतिभाशाली छात्रों को, यहाँ के नौजवानों को डेमोरलाइज करना चाहती है और रोजगार नहीं देना चाहती है। रोजगार से वंचित करने के लिए बीपीएससी की परीक्षा का ढकोसला रचा गया है। तमाम अभ्यर्थियों से मैं आह्वान करता हूं, मेरे नौजवान साथियों, हम लोग तो कार्यरत हैं, हम लोग तो बहाल हैं, हम लोग को तो कम या अधिक जो कुछ भी मिल रहा है, हम लोग की जिंदगी कुछ चल रही है। लेकिन जो नौजवान वर्षों से रोड पर धूल फांक रहा है, वो नौजवान कहां जाएगा? करो या मरो की लड़ाई लड़िए, आप आर पार की लड़ाई लड़िए। मैं वचन देता हूं, जहां आवाज दीजिएगा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। यह लड़ाई केवल शिक्षकों की लड़ाई नहीं है, बिहार के प्रतिभाशाली छात्रों के भविष्य की लड़ाई है, यहाँ के नौजवानों के उन खून पसीने की लड़ाई है। कि कोई भी व्यक्ति जो आज टीईटी पास किया है, वह कितने परीक्षा से गुजरा है? वह डीएलएड करने के लिए, बीएड करने के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम दिया है, वहां एक कंपटीशन का सामना किया। जब उसमें वो लोग चुने गए, 2 लाख विद्यार्थी अभी बीएड में बैठते हैं और 2.5 लाख बैठते हैं और चयन होता है 36,000 का। आप सोचिए कि उसमें भी कंपटीशन हो रहा है, उसमें लोग चयनित होकर आ रहे थे। एक कंपटीशन वहां दिया, फिर जब बहाल होकर के आ गए तो 4 सेमेस्टर का एग्जाम देंगे ये लोग, फिर एसबीए देंगे ये लोग, फिर ये लोग अपना लेसन प्लान देंगे। तो ये तमाम चीज करने के बाद में तब और 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया खर्च करेंगे, तब एक डिग्री मिलती है इनको बीएड की और डीएलएड की। तो उसकी परीक्षा पास करके बीएड करते हैं और उसके बाद में तब फिर टीईटी की परीक्षा देते हैं, सीटेट की परीक्षा देते हैं। उसके लिए जहां तहां कोचिंग में जाके पैसा खर्चा करना, समय लगाना, रात दिन पढ़ना, और फिर तब टीईटी और सीटेट का रिजल्ट कितना आया है? 5%, 6%। जिस परीक्षा में मात्र 5%, 6% रिजल्ट हुआ है, और ऐसी परीक्षा को, ऐसे टफ कंपटीशन को पास करके जो अभ्यर्थी आया है, फिर अब उसको कहिए क्या बीपीएससी से एक परीक्षा लेंगे? अरे भाई, क्या मकसद है आपका? सर, सीटेट, बीटेट और स्टेट जो पास हैं, उनसे आप क्या आह्वान करेंगे इस नियमावली को लेकर? तो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जब कोई व्यक्ति 9वीं फेल होकर के जब राज्य चलाता है ना, तो उसको समझ में नहीं आता है कि मैट्रिक पास करने के समय बच्चे कितना प्रेशर झेलते हैं। उसको तब पता नहीं चलता है कि इंटरमीडिएट पास करने के लिए कितना उनको प्रेशर झेलना पड़ता है। उनको यह पता नहीं होता है कि ग्रेजुएशन पास करने के लिए 4 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद और तब उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। उन्हें यह पता नहीं होता है कि बीएड करने के लिए धूल फांकना पड़ता है। उनको यह पता नहीं होता है कि डीएलएड और बीएड करने के लिए छात्रों को किस प्रकार से एक एक पैसा जुगाड़ करके और तब डिग्री लेनी पड़ती है। उनको यह पता नहीं होता है सीटेट और बीटेट करने के लिए कितने कोचिंग का चक्कर लगाना पड़ता है। उन्हें यह पता नहीं होता है कि बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर अन्य राज्यों में जाकर के परीक्षा केंद्रों पर जाने के लिए ट्रेन के टिकट के पैसे नहीं होते हैं गरीबों के बच्चों के पास में, जो जाकर के वो परीक्षा दे सकें, और वो लोग जाकर गुरुद्वारा में जाकर के रात बिताते हैं और तब जाकर के परीक्षा पास करते हैं। 9वीं फेल व्यक्ति क्या समझने जाएगा? ये कुछ नहीं समझेगा ऐसे लोगों को दुख दर्द को। हम गांव गरीब के आने वाले गरीब परिवार के लोग हैं, इसलिए हम जानते हैं ऐसे लोगों के दुख दर्द को, जिसके पैर में कभी बीमारी नहीं फटती और दूसरे का दुख नहीं समझ सकता। ऐसे लोग ये संवेदनहीन लोग हैं। लेकिन हमारी संवेदना मरी नहीं, हम शिक्षक हैं। शिक्षक सबसे संवेदनशील व्यक्ति होता है सोसाइटी का, और हम ऐसे बेरोजगार तमाम नौजवानों के साथ हम खड़े हैं, उनके संवेदना को हम समझ रहे हैं। मैंने आज देखा है बहुत सारे अभ्यर्थियों को समस्तीपुर में, मैंने देखा है कि वहां पर किस प्रकार से एक महिला अभ्यर्थी जो है रो रही थी, फपक कर रो रही थी। तेजस्वी यादव जी, संभल जाइए। इन्हीं अभ्यर्थियों ने, इन्हीं शिक्षकों ने आपको जिताने का काम किया है। आपको जब वोट दिया है तो इस उम्मीद से दिया था कि जब आप आइएगा तो आप हमारे दुख दर्द को समझिएगा। जरा इसको समझिए, आप इनके दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं। यह आक्रोश का रूप लेगा। 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो पूर्व से कार्यरत हैं, उनके भी निशाने पर आप रहेंगे, और जो ये 2-3 लाख अभ्यर्थी हैं, इनके भी निशाने पर रहेंगे। आप सीधे सीधे 10 लाख से अधिक लोगों के निशाने पर रहेंगे। आप इस तरह का गलत निर्णय आप नहीं लीजिए। तमाम पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को आप इस सेवा शर्त नियमावली के अंतर्गत सामंजित करिए, और जितने भी नौजवान हैं उनको उनके टीईटी उत्तीर्णता के आधार पर उन लोगों को पूर्व में जिस प्रकार से आप बनाए, आप आयोग बनाइए, निश्चित रूप से आयोग बनाइए। इंजीनियरिंग में तकनीकी सेवा आयोग है, तकनीकी सेवा आयोग में इसी तरह से बहाली होती है। उन लोगों का जो एकेडमिक मेरिट लिस्ट बनता है, उसी के आधार पर उनका चयन होता है। उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं होता है। आप एक किसी प्रकार से शिक्षक सेवा आयोग कुछ बना लीजिए इस प्रकार का, और उस आयोग के माध्यम से लोगों से आवेदन आप आमंत्रित करिए, और उनका जो टीईटी उत्तीर्ण है, ऐसे लोगों की इसी योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाइए। जो मेरिट में आते हैं सब लोग आप नियोजन पत्र दीजिए, सब लोग को नियुक्त कर दीजिए। एक प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए उतना पापड़ नहीं बेलना पड़ा जितना पापड़ आप बेलवा दिए एक टीचर बनने के लिए।
एक अदना सा टीचर बनने के लिए? ये नौकरी मांग रहे हैं, रोजी रोटी के लिए मांग रहे हैं, अपने बाल बच्चों के लिए, अपना जीवन निर्वाह के लिए मांग रहे हैं। कोई ये राजा और मुख्यमंत्री बनने के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। रोटी के सवाल पर तमाम लोग खड़े होंगे, एकजुट खड़े होंगे। हमारा संगठन रोटी के मुद्दे पर लड़ने वाले हर व्यक्ति के साथ हम एकदम मजबूती के साथ खड़ा रहेंगे।